बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूं, ये सवाल पूछ रहे हैं फ़लस्तीन के लोग। आखिर वो कौन लोग हैं कि जो हमारा कत्लेआम किए जा रहे हैं। अब तक की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक मज़ीद 271 फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया गया है और मरने वालों की जो तादाद है वो 10,000 के करीब जा पहुंची है। लेकिन इस हवाले से इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी खामोश नज़र आती हैं, अमेरिका भी खामोश नज़र आता है और वो तमाम लोग जो कभी कभी बात किया करते थे कि अगर रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेन पे वो बहुत ही गलत इकदाम किया है, लेकिन आज फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने से कासिर नज़र आते हैं। फ़लस्तीन के दरमियान जो भी चल रहा है, वहाँ पर होने वाली जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, जो कुछ भी किया जा रहा है, तमाम तर इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश नज़र आ रही हैं। OIC का इजलास भी बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें कोई खातिर ख्वाह उसके नताइज नज़र नहीं आते हैं। हमने भी बिलाखिर रो धोकर एक करारदाद तो मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर करवा ली है, लेकिन उसके क्या नताइज निकलेंगे ये कहने से हम कासिर हैं। और अगर हम इस खित्ते की बात करते हैं तो यहाँ हमने देखा है कि ईरान इराक की जंग हो या फिर सऊदी अरब और ईरान की प्रॉक्सी वॉर हो, हमेशा से जो नताइज हैं वो इसके अपोजिट ही आए हैं। और जब अपोजिट नताइज आते हैं तो हमेशा जो कमज़ोर आदमी होता है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाता है और इसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक हो जाते हैं। और अगर जंग की बात की जाती है तो जंग बंदी के हवाले से कोई अच्छे खासे इक़दाम होते हुए भी नज़र नहीं आते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक कतर ने बतौर सालसी के तौर के ऊपर जो अपना किरदार अदा किया है, वहाँ पर हमास और इसराइल के दरमियान बॉर्डर जो है उसको ओपन करने की बात की जा रही है और रिफा का जो बॉर्डर है उसको ओपन किया जाएगा। और 500 से ज़ायद अफराद हैं जिनके पास ड्यूल नेशनलिटीज़ हैं, उन्हें जाने की इजाज़त होगी। और इसी के साथ साथ वो ज़ख्मी जो काफ़ी सीरियस लेवल के हो चुके हुए हैं और उन्हें एक अच्छी तबी इमदाद की ज़रूरत है, वो भी मिस्र जा सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाते वो वहाँ रुकेंगे और उसके बाद फिर वो वापस आ जाएंगे। खुराक वहाँ नहीं जा सकती है और जो अभी तरसील जारी है वो इंतहाई कम है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल्स के पास जो है वो मेडिसिन भी ख़त्म हो चुकी हुई हैं, फ्यूल भी ख़त्म हो चुका हुआ है। इंसानी हकूक़ की खुल के वायलेशन की जा रही है। होलोकास्ट हमें याद रहता है, लेकिन जहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश हो जाती हैं। फ्यूचर में क्या होगा, जंगबंदी की अगर बात की जाए तो इस हवाले से कोई इक़दाम तो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन हमने एक रिसेंटली एग्जाम्पल देखी है कि जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका मौजूद था तो बिलाखिर उसे भी जंगबंदी करके मुज़ाकरात करके यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो फ़लस्तीन के लोगों के साथ और गज़ा के लोगों के साथ ये मुज़ाकरात कब स्टार्ट किए जाएंगे, हालात कैसे बेहतर होंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर बल्लाज साहब स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, आज़म चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अपने पैनलिस्ट को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मज़हर बल्लाज साहब आपसे बात करना चाहूँगी। अगर हम बात करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से तो ये सवाल पूछते हुए भी इंतहाई शर्मिंदगी होती है कि आखिर हालात कब ठीक होंगे, जंगबंदी की तरफ हम कब बढ़ रहे हैं। क्योंकि मज़ीद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक रिपोर्ट्स हैं। और जिस तरह से पहले अल हाली हॉस्पिटल को अटैक किया गया, फिर अल कुद्स हॉस्पिटल जो है वो भी उनके निशाने पर है, तभी इमदाद जो है उनका फुकदान है। लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी बात नहीं कर रही और ना अमेरिका बात कर रहा है। देखिए फ़ायज़ा, ये दुनिया के सामने तो अभी बहुत सी बातें आ रही हैं जी। दरअसल एक तवील अरसे से गज़ा और मगरबी किनारा जो है ये एक जेल की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये लोग फ़लस्तीन के, कि उन्हें नाकों में रखा गया है, बाड़ें लगाई गई हैं और सिवाय दवाइयों के और ख़ुराक के पहले कोई चीज़ नहीं जाने दी जाती थी। यानी वो ज़िंदा रह कर भी और अपनी सरज़मीन पर ही एक तरह से ग़ुलाम बने हुए थे। तो मेरा ख़्याल है कि जब तंग आमद बजंग आमद वाला फ़लसफ़ा है, अब जब उन पे बहुत सी ज़िंदगी की सख्तियाँ और तंगियाँ नाज़िल कर दी गई तो बिलाखिर हमास के जवानों ने ये इक़दाम उठाया जी। अब उसमें देखिए बमबारी हो रही है और जंगों में जो जंगी असूल है आलमी सतह पर, उसमें आप देखें कि हस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ हस्पतालों को निशाना बनाया जाता है। बच्चों को, औरतों को किसी का लिहाज नहीं किया जा रहा और मसलसल बमबारी हो रही है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें चुप हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी कहीं चुप है और बड़ी ताकतें जो हैं वो इसराइल के साथ अमली तौर पर खड़ी हैं। OIC के इजलास का भी बल्कि वो जो बरतानिया के वज़ीर आज़म वहाँ गए तो वो असला समेत गए, वो जंगी जहाज़ में गए। तो ये एक तरह से मज़ीद धमकाने की ज़रूरत है। अब आ जा के यमन ने हिम्मत की है और यमन के लोग जो हैं बतौर एक मुल्क के
वो साथ देंगे फ़लस्तीनियों का। इससे पहले ईरान जो है वो बहुत हद तक उनकी मदद कर रहा है, बाकी मुसलमान मुल्कों को भी सोचना चाहिए। अब ये बात भी बढ़ रही है आगे कि जनाबे वाला, आप अपने भाइयों को बहनों को खुराक नहीं दे सकते, पानी की बोतल नहीं दे सकते, तो फिर ये तेल बंद कर दें इजराइल का और दूसरे ये जो ममालिक हैं उनका बाइकआउट करें। अच्छा, अब इसमें एक और बात आ गई है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि वहाँ जो शुहदा है बड़ी तादाद में हो गए जी, बिल्कुल। उनके जिस्मों से अंबर की, कस्तूरी की खुशबू भी आती है, उससे कहीं ज़्यादा आती है। एक मैं रिपोर्ट अभी देख कर आया हूँ जो इसराइल के साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने ताज़ा तरीन लिखी है कि मैं हैरान हूँ कि वो जो हमारे कारवा टैंक्स हैं उनको आम रॉकेट कैसे तबाह कर सकते हैं। तो मीडिया पर तो शायद बहुत सी बातें अभी नहीं आ रही क्योंकि मीडिया ज्यूज़ के कंट्रोल में है, ठीक है। और वो बातें जो मीडिया नहीं दिखा रहा, वो बातें उस इंटेलिजेंस चीफ ने की हैं। उसने कहा मैं हैरान हूँ कि हमारे इतने टैंक तबाह कैसे हो गए, हमारा कारवा टैंक तो तबाह ही नहीं होता, तो उसको आम जो रॉकेट थे जो हमास की तरफ से चलाए गए उन्होंने तबाह कर दिया। मुझे ये जंग सुकड़ती हुई नज़र नहीं आ रही, खित्ते में फैलती हुई पड़ती है। ठीक है, आज़म चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं इस तमाम सर सिचुएशन की, उन्होंने एक चीज़ की एग्जांपल दी है। तो जब ये अटैक हुआ था तो उससे तो मैं पूरी दुनिया को ये पिक्चर क्लियर हो गई थी कि वो जो कभी इतराया करते थे कि हमारा जो दिफाई सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे बीट नहीं किया जा सकता, वो किस तरह से हमास के लोगों ने किया वो तो पिक्चर सबके सामने आ गई। उसकी क्या ट्रेनिंग थी, किस तरह से हमने अपने कई प्रोग्रामों में बताया कि वो किस तरह से बाढ़ के करीब रह के ट्रेनिंग भी कर रहे थे, लेकिन उनको फिर भी नहीं पता चल सका कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा काम हुआ था। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो इस्लामी ममालिक हैं उनका किरदार क्या होना चाहिए। चले, ईरान को हमने बात कर रहे हैं कि जी ईरान बात कर रहा है, यमन बात कर रहा है। मैं भी रिसेंटली भी एक रिपोर्ट पढ़ी कि जिसमें पता चल रहा था कि आज रात को सऊदी अरब में एक म्यूज़िकल नाइट का फेस्टिवल है जिसमें एक मारूफ गुलकारा जो है उनको बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए। तो फिर ये हम किससे उम्मीद लगाएं कि किसने आवाज़ उठानी है और जंगबंदी की तरफ कौन लेके चलेगा तमाम तर सूरत हाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। देखें, एक चीज़ तो सारी दुनिया को मालूम है कि इसराइल वो तमाम अहले इस्लाम का दुश्मन जी। दूसरा, बिलखुसूस जो गल्फ़ है, मशरक़ वस्ता है, उसके सीने के अंदर एक खंजर की तरह पेवस किया गया है और बड़ी मनसूबाबंदी के तहत जिन लोगों को उससे सबसे ज़्यादा ख़तरा है, जिसके हवाले से नेतन्याहू बार बार कह रहा है कि हम मशरक़ वस्ता का नक्शा तब्दील करने जा रहे हैं, उन ममालिक की जानिब से जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो बड़ी ताख़ीर से वो आ रहा है अब सामने। जिस तरह यमन की हम बात कर रहे हैं, देर कर दी, मेहरबान आते आते सब ने देर कर दी। उतनी देर तक आप देखें कितना नुकसान हो चुका है, कितने बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसराइल ने, ताकि वहाँ से ख़बरें बाहर ना आए गज़ा के अंदर से, उन्होंने स्पेशली जर्नलिस्ट और ऑब्जर्वर्स उनको निशाना बनाना शुरू किया। अब तक 69 जर्नलिस्ट वहाँ पे जाम भाग हो चुके हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक से तल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ अदारों से तल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, अब 69 जर्नलिस्टों के उनको टारगेट करने का मतलब यह है कि वहाँ से कोई ख़बर बाहर ना निकल पाए। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बरतानवी नशरियाती अदारे BBC ने एक स्टोरी दी थी जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के साथ, प्रूफ के साथ वो स्टोरी दी। अब होता यह है कि जब इजराइल ने गज़ा के अंदर जब अटैक करना होता है किसी जगह पर, तो लोगों को पहले इंतबाह किया जाता है कि उसमें नक्शे दिए जाते हैं, उसमें अरबी का मवाद होता है, उसमें सोशल मीडिया भी इस्तेमाल होता है, उसमें NGOs भी इस्तेमाल होती हैं। लोगों को बताया जाता है कि आप यहाँ से रकमकानी करके फ़लाँ कैंप में चले जाएं, यहाँ पे अटैक करना है। यहाँ पे हमें पता चला है कि उनकी नज़र में कि यहाँ पे जी दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद है, जिनको हम वहाँ पे जंगजू कहते हैं, हुर्रियत पसंद कहते हैं, उनको दहशतगर्दों करार देते हैं। अब चार नहीं तकरीबन 6 ऐसे अटैक हैं जो इजराइल ने 10 अक्टूबर से लेकर तो 31 अक्टूबर तक जो किए, उसमें तमाम अटैक्स की उन्होंने सबूत के साथ
और इजराइल की जो इंतबाई उनकी पोस्टें हैं जिसमें उनकी नक्शे बाकायदा दिए गए हैं, उनको सामने रख के उन्होंने साबित किया। मसलन एक इलाका है गजा का खान यूनस, दूसरा इलाका है रफा, तीसरा इलाका है जी अल नुसरत कैंप, अल बैरूज कैंप, दारुल बलावा, गमाल अब्दुल नसर स्ट्रीट, इस तरह बहुत सारे कैंप हैं। इस तरह एक कैंप के हवाले से 8 तारीख को 2 कैंपों के हवाले से एक पूरा तफसील दी गई कि लोगों को नक्शा दिया गया वहाँ चले। जब लोग उन कैंपों में पहुँचे, मिसाइल उन कैंपों के ऊपर मारे गए, जिनमें पनाहगज़ी बच्चे थे, ख़वातीन थी, मर्द थे, ज़ख्मी लोग थे, उनको वहाँ टारगेट किया गया। हॉस्पिटल्स पे अटैक कर दिया। अच्छा, 8 तारीख को इंतबा करके 10 को अटैक किया। फिर 8 तारीख का ये एक इंतबा होता है रफ़ा के इलाके में, जब कैंप में लोग पहुँचते हैं 11 तारीख को वहाँ अटैक कर दिया जाता है। उसके बाद 17, 18, 25, 19 ये तमाम तारीखों के अंदर कैंपों को टारगेट किया जाता है। अब वहाँ का खबरें क्यों नहीं आ रही थी सामने, उसकी वजह यह थी कि जो जर्नलिस्ट वहाँ पे काम कर रहे थे उनको चुन चुन के वहाँ पे जाम भाग किया गया। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने ये चीज़ें सामने लेके आए हैं, जो साबित कर रहे हैं सबूत के साथ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ये जर्नलिस्ट ही हैं, ये मीडिया ही है जो उनके जो जराइम है इसराइल के, उनको सामने लेके आ रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। नो डाउट। कुछ बात करते हैं अब सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे फूड भी नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन भी नहीं है, और जो कतर ने एक बीच में एक सालसी का किरदार अदा किया है और इस तरह से बॉर्डर ओपन करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ नाजरीन के ये अभी नहीं है, इससे पहले भी, जंग से पहले भी गज़ा में ऑलरेडी जो था वो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल्ड थी, फूड भी और मेडिसिन भी काफ़ी कंट्रोल वे में वहाँ जाया करती थी। और आज जो ये स्टेप लिया है कि 500 के करीब लोग हैं जिनके पास ड्यूल नेशनलिटीज़ हैं, दूसरे मुल्क की नेशनलिटी अपने पास रखते हैं, वो जा सकते हैं, और जो बीमार हैं वो मिस्र तक आ सकते हैं। तो इस इक़दाम को आप किस तरह से देख रहे हैं मसर बल्ला साहब? अच्छा, मैंने पहले भी बात की है, ये जो बात आपने फरमाई ना अभी, कि इस जंग से पहले भी कंट्रोल थे हालात वहाँ, कई सालों से ऐसे था। लेकिन अब दूसरा जो तस्वीर है, तस्वीर का दूसरा रुख वो देखें, वो बड़ा अजीबोगरीब है कि इसराइल ने कहा हमारा दफाई सिस्टम बड़ा मजबूत है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, वो छिड़ा भी, वो टूट भी गया। इसराइल के अंदर से लोग भागे और भाग रहे हैं, और इतलात ये हैं कि जैसे 35-35 लाख का वो टिकट लेकर यक तरफा जा रहे हैं, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, अमेरिका भाग रहे हैं। तो जहाँ जहाँ के वो थे वो जा रहे हैं, और इसराइली फ़ौजी बड़े खौफजदा हैं। वो जो उनका ज़मीनी हमला, देखिए ज़मीनी हमले से पहले उन्होंने इतनी बमबारी क्यों की है कि हम हमास की ताकत को ख़त्म कर दें, और फिर हम ज़मीनी हमला करें और बतौर फातेह के झंडे लहराएं। जबकि हमास की अंडरग्राउंड कुछ फुटेजेस भी मौजूद हैं कि उन्होंने अंडरग्राउंड सारा कुछ बनाया हुआ, कैंप्स उनके। जो ही इसराइली टैंक बढ़े हैं वहाँ, वो जो मैंने पहले गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि कारवा टैंक उनके बड़े अहम टैंक हैं, तो उन टैंकों को तबाह कर दिया गया, उनको आग लगा दी गई, वो राकेट से आग लगी। जी। तो वो हैरान है कि एक तो हमारा दफाई सिस्टम तोड़ दिया गया, अब हमें ज़मीनी पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है इसराइल को। ठीक, वो ये उनके लिए हैरान कौन है, ये उन्होंने फेलियर भी है उनका। उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था कि हम पसपा भी होंगे। ये तो बात तो देखिए कई सालों से चल रही है कि इसराइल अपने कदम बढ़ाना चाहता है, वो डील ऑफ सेंचुरी करना चाहते थे, उनकी वो नाकाम हुई। वो ये जो इलाके हैं ना, शाम है, मिस्र है, या सऊदी अरब के कुछ इलाके, इन पर नज़र है उनकी, वो इसराइल को फैलाना चाहते हैं। लेकिन इसराइल को फैलने से इन्हीं मज़ामती ग्रुपों ने रोका हुआ है। ये जो हमास हैं, हिजबुल्लाह है और इसी तरह के ग्रुप हैं, इन ग्रुपों से वो बहुत तंग हैं। मगर चूँकि ये आज़ादी पसंद इनकलाबी ग्रुप हैं, इनका मकसद कोई टेररिस्ट नहीं है, ये अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इसराइल की जो पसपाई है माजरत, उसने अमरीकियों को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भाई ये पसपा हो गए हैं, इनके पीछे हमारी ताकत है, पूरे वेस्टर्न ब्लॉक की ताकत है, तो आखिर इनके पास कौन सी ताकत है जो हमें पसपा होने पे मजबूर कर रही है। हमने भी मरते मरते बिलाखिर मुत्तफिका तौर पर सेनेट के अंदर हमने भी एक करारदाद मंजूर कर ली हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ हमने जो किया, सच्ची बात है फ़ायज़ा,
क्या ये मुसलमान ममालिक जितने भी हैं, इनको जब ये दर्स कुरान पाक में दे दिया गया था, अल्लाह ताला ने जब इनको कह दिया कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो ये क्यों उनको दोस्त बनाने पे तुले हुए हैं, लेकिन क्यों उनके गुलाम बने हुए हैं? आप एक चीज देखें ना कि जब आपके सामने फलस्तीन के लोगों की वीडियोस आती हैं, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं या आम लोग हैं, वो पुकारते सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। उनको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो और वो आप उन पे अक्सर देखें वो किसी और स्पेशली किसी मुल्क का नहीं नाम लेते हैं, वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद को है। वो पाकिस्तान का नाम इसलिए लेते हैं जी, पाकिस्तान के पास एक मजबूत फौज है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तानियों से उनको उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं। इसीलिए आज उनके फ़लस्तीन के सफ़ीर ने भी कहा है कि हम बहुत जल्द पाकिस्तानियों को दावत देंगे कि वो मस्जिद अक्सा आएं और यहाँ आकर जुमे की नमाज भी अदा करें, उन्हें खुशामदीद भी कहेंगे। नहीं अदा करनी चाहिए। देखिए मस्जिद अक्सा जो है उस पे हक है और मुसलमानों का हक है, आपने तो तैगों के साए में भी नमाज अदा करनी है। अब मुझे ये बताएं, ये इंटरफेथ हार्मनी की बातें करते हैं यूएन चार्टर के तहत, यूएन की छतरी तले बड़ी बातें करते हैं इंटरफेथ हार्मनी की। इंटरफेयर हार्मनी कहाँ चली जाती है उस वक्त जब मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी होती है। यस अच्छा, अगर हम बात करते हैं कुछ इसी तरह के असूलों के हवाले से, तो फिर वही बात आ जाती है कि जब मेरी बात आएगी तो फिर मेरे राइट्स डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन जब आप तक बात जाएगी तो आपके राइट्स के ऊपर शायद मैं वो आपको राइट्स ना दे सकूं। जंग बंदी अगर हमने देखा है कहीं पे भी, जो जंग है वो कभी भी मसाइल का हल नहीं रही है। अभी रिसेंटली एग्जाम्पल हमारे सामने अमेरिका की अफगानिस्तान से इनखला की मौजूद है, तो क्यों नहीं जंग बंदी की तरफ बढ़ा जा रहा? और ऑलरेडी वो लोग जो पहले से ही सैंक्शंस का सामना कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी हम लोगों ने इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है कि वो इसराइल की तरफ से कंट्रोल्ड हैं, वो अमेरिका की तरफ से कंट्रोल्ड हैं, फूड वहाँ बड़ा कंट्रोल जा रहा है, मेडिसिन काफ़ी कंट्रोल जा रही है, तो जंग बंदी क्यों नहीं की जा रही? देखिए जंग बंदी जिन लोगों ने करवानी होती है, जो बैनुल-अक़वामी अदारों में जिनकी वहाँ पर डोमिनेशन है, वो तो जंग बंदी चाहते नहीं है। अब अमेरिका से अगर आप तोक़ो करें कि अमेरिका जंग बंदी की वो कोशिश करेगा या उसको सपोर्ट करेगा, भाई अमेरिका तो बराह रास्त इसराइल के साथ आके खड़ा हो गया। जो बाइडन अमेरिका वहाँ पे चले गए, इसराइल चले गए नेतन्याहू से मिलने के लिए, अब वो तो नहीं जंग बंदी के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, जंग बंदी के लिए कोशिश करनी पड़ेगी मुस्लिम ममालिक को, ताकि वहाँ पे मजीद जानी नुकसान को बचाया जा सके। लेकिन मुस्लिम ममालिक की जानब से शायद ये यमन वाला एक इक़दाम हमें नज़र आ रहा है, बाकी तो ज़बानी जमा खर्चा है। तो आप अभी तक अमली तौर पर हमें अभी कोई ऐसे इक़दाम नज़र नहीं आ रहे जो मुस्लिम ममालिक की तरफ से प्रैक्टिकली को सामने आया हो। अब आगे जंग फैलने के खदशात भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरह यमन इन्वॉल्व होता है, आप उसमें देखें कि यमन के साथ सऊदी अरब की सरहद लगती है, तो ये जंग जो है ये बहुत ज़्यादा फैलती हुई नज़र आ रही है। अगर इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक ने अपना जो उनकी ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी का जो तकाजा है, अगर वो पूरा ना किया और जंग बंदी के लिए अमली इक़दाम ना किए, तो मैं समझता हूँ जो इस वक्त खामोश तमाशाई हैं वो भी इस आग के अंदर जलना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊँ, एक शॉर्ट सा आपसे आंसर लेना चाहूँगी कि हमने देखा था कि इससे पहले नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया था कि इंटरनेशनल मीडिया को, जब उनसे पूछा गया कि आपको खित्ते में सबसे बड़ा खतरा किससे है, तो कहा ईरान, ईरान और ईरान, यही 3 बड़े खतरे हैं मुझे। तो आप मुझे मेरे नाज़रीन को बताएंगे कि अगर इस तरह की जो सामने चीज़ें आ रही हैं, क्या ईरान पे मज़ीद सैंक्शंस लगने जा रही हैं, क्या किया जाएगा ईरान के साथ? क्योंकि हमने जब भी देखा है कि सुपर पावर के अगेंस्ट जब भी कोई आके खड़ा हुआ है तो सुपर पावर ने कभी उसे काबिल कबूल नहीं किया। देखिए ईरान से उनको ऐसे ख़तरा है, हालांकि ईरान की जो पार्लियामेंट है उसमें यहूदी मेंबर भी हैं जी, और इसराइल में बहुत से रहने वाले यहूदी ईरानी नस्ल है। आज भी जो ईरान का सूबा अस्फहान, उसमें बहुत से यहूदी बसते हैं और यहूदी वहाँ की पार्लियामेंट का हिस्सा है। मगर इसके बावजूद ईरान से ख़तरा उनको इसलिए है कि देखिए सबसे पहले खमीनी साहब बोले थे जी, और उन्होंने इसराइल के बारे में बात की थी, फिर वो यौमुल कुद्स वो मनाते हैं और हर साल उन्होंने शुरू किया। ठीक है। फिर आप ये देखिए कि ये जितने मज़ाहमती ग्रुप हैं इनके लिंक्स ईरान से मिलते हैं, वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, या जितने भी ये मज़ाहमती ग्रुप हैं। फिर जब इन्होंने दाइश के ज़रिए, आपको पता है दाइश भी तो एक इजराइलियों की बनाई हुई प्लांटेड तंजीम थी, तो इन्होंने जब शाम में कत्लो गारत शुरू की और शाम में अपने कदम जमाने शुरू किए, तो उस वक़्त भी इनको पसपाई अख्तियार करना पड़ी। उस पसपाई के पीछे भी वो समझते हैं ईरान का हाथ है, तो ईरान को इसलिए वो अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ
कि ईरान से ज़्यादा इसराइल से ख़तरा इस वक्त मिस्र को, उर्दन को, लबनान को, सऊदी अरब को है। इसकी वजह इसराइल जब अपने कदम फैलाएगा, जो कि उसने फैलाने उसका इरादा है, तो फिर वो इन एरिया फैले ना फैले जाएगा। तो वो देखिए, आज जब फ़लस्तीन पर बमबारी हो रही है, फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, तो हम चुप हैं, तो फिर वो उसके अगले मुल्क में करेगा, फिर मुसलमान चुप रहेंगे, फिर उससे अगले मुल्क में करेगा, फिर चुप रहेंगे। तो यहाँ पे चुप रहने का वक्त नहीं, आपको पॉइंट मेरे पास आ चुका है। बात अगर की जाती है इंसानी हकूक के हवाले से, तो फिर यहाँ पर तमाम ममालिक को एक पेज पर इकट्ठा होना पड़ेगा। और जैसे मेरे पैनलिस्ट ने कहा है कि ये रकबा जो है वो मजीद दिन ब दिन फैलता चला जाएगा और इसको यहीं पर इसके तदारुक के लिए कुछ अच्छे खासे इकदाम करने पड़ेंगे। और जिस तरह से इस वक्त वहाँ पर खुराक की और तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत है, तो इंसानी हकूकों को लाजमी इस हवाले से एक नोटिस लेना चाहिए। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इस चीज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी का हर मोड़ जो है वो आपके लिए सीखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं कि आप सारी ज़िंदगी सीखते ही रहें और तजर्बे ही करते रहें। पिछले 70 साल से हम तजर्बा ही तो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारे बाद में हमसे आज़ाद हुए थे, आज वो तरक्की की दौड़ में हमसे कहीं आगे निकल चुके, लेकिन अपनी आपस की चपकलिश की वजह से हम आज भी कहीं तरक्की नहीं कर सके। और यही बात है कि मेरा प्यारा मुल्क, मेरा प्यारा पाकिस्तान आज भी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, क्योंकि जब बात आती है अपनों के हवाले से, तो वहां पर शायद हमारे दिल इतने बड़े नहीं हैं कि हम एक दूसरे के लिए अच्छे ज़र्फ का मुजाहरा कर सकें। ऐसी ही एक सिचुएशन हमने देखी थी कि जहां पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर 21 दिन का एक धरना दिया गया था। फैज़ाबाद धरने की बात कर रही हूँ मैं। और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने खुलकर आई हैं। पहली बात तो यहाँ पर ये सामने आई कि कौन थे वो लोग, मास्टरमाइंड कौन था जिनके कहने के ऊपर ये धरना दिया गया था। और फिर सबसे ज़रूरी बात, जो हुकूमत की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, उसे भी आज गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि अभी तक तो आपने ये बताया ही नहीं मुअज़्ज़ज़ अदालत को कि वो मास्टरमाइंड कौन था, किसने ये तमाम तर चीज़ों को प्लान किया था, और आखिर कब तक किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स रहे, बल्कि ये कहना पड़ेगा कि आज कानूनी कार्रवाई से ज़्यादा लफ्जी कार्रवाई हुई है, और जहाँ पर इलेक्शन कमीशन और दीगर लोगों को भी तनकीद का सामना करना पड़ा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अच्छे खासे जो हैं वो रिमार्क्स भी दिए हैं। एक जानिब पर हम देखते हैं कि मुल्क की तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का काफ़ी अहम किरदार है, तो वहीं पर अदालती नोटिस का भी काफ़ी अहम किरदार है। अब सियासी सूरत हाल भी तब्दील होती चली जा रही है, और कई दिनों से हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि आखिर पीपल्स पार्टी कहाँ है। बिलाखिर आसिफ अली जरदारी भी एक्टिव हो गए हैं। अब देखना यह है कि शेरवानी कौन पहनेगा, क्योंकि दोनों तरफ पे ही शेरवानी की तैयारियां की जा रही हैं। एक अपना साइज देकर बैठ चुका है, दूसरा अपनी शेरवानी बनवा के बैठ चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी देखिए, मामला तो हमारे साथ तय हो चुके हुए हैं, और जो करंट सिचुएशन है वो यही बता रही है कि वजीर आजम तो हमारा ही होगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं कि बस बहुत हो चुका, मैंने इससे पहले आप लोगों का इत्तफाक करवाया, पीडीएम को बनाया और आपकी ही पार्टी के एक बंदे को वजीर आजम बनाया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर सके। अब ये इतना आसान नहीं है कि आप ही के पार्टी का बंदा अगेन जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेरी पार्टी का होगा। अब देखना यह है कि यहाँ पर दो लोग तो तैयार हैं, कहीं इन दो लोगों को कोई नया सरप्राइज मिल ना जाए। अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। सबसे पहले आजम चौधरी साहब, आज जो रिमार्क्स रहे हैं अदालत उज़्मा के फैज़ाबाद धरने के हवाले से, हमने देखा किस तरह से ये केस पहले फाइल किया गया, और फिर इस केस के बाद खुद हुकूमत और हुकूमत की ही मशीनरी इसमें एक्टिव भी रही है। आज जो रिमार्क्स रहे हैं, मास्टरमाइंड के हवाले से बात की गई, फिर अफसार आलम साहब ने भी कुछ शख्सियात के नाम लिए हैं, और जिस पर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अगर आपको फिर दोबारा से कमेटी के सामने पेश किया गया तो अपने बयान पर आप कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये चल क्या रहा है? देखें, ये जो धरना केस की समाअत जो आज बड़ा इंटरेस्टिंग थी, आज की समाअत, एक तो जो मुझे उसमें एक तासर मिला है कि हमारे अदारों की जो आइनी हदूद है, इसका जो फैसला है उस आइनी हदूद के अंदर रहने के, मेरा ख्याल है उसमें मदद करेगा। अदारे जो तजावज़ करते हैं अपने इख्तियारात से या अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं, ये फ़ैसला उसके लिए बड़ा एक अहमियत का हामिल होगा। दूसरा, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई कि एक जमात TLP जिसने वहाँ पे धरना दिया, और वो जमात एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड होती है।
जिसको जो बंदा रजिस्टर्ड करवाता है वो पाकिस्तान का शहरी भी नहीं है जी, वो ओवरसीज है। बिल्कुल। और ओवरसीज बाहर से बैठ के एक जमात को यहाँ पे एक दिन के अंदर अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने बड़ा क्लियरली पूछा कि क्या वो जो रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की 2000 अफराद के शनाख्ती कार्ड लगाए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। इस धरना केस में आप ये भी देखें कि नजरसानी की दरखास्तें दायर की गई थी पीटीआई की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से और जाजुल हक साहब की जानिब से। वो तमाम नजरसानी की जो अपीलें थी वो वापस ले ली गई। और उसके बाद जब ये समाअत शुरू होती है तो जितने सरकार के अदारों की जानिब से जो वकला वहाँ पे पेश होते हैं वो लाजवाब नजर आते हैं। पैमरा के वकील आप देखें, उनके पास कोई जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं था। नजरसानी की अपील दायर क्यों की और वापस क्यों ली, ना उस पर चेयरमैन पैमरा को तसल्ली बख्श जवाब दे पाए, ना उस पर उनके कोई लॉ ऑफिसर तसल्ली बख्श जवाब दे पाए। हाँ, अब सार आलम साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे गुफ्तगू की। उन्होंने शख्सियात का नाम लिया, उन्होंने अदारों के ऊपर जो प्रेशर आता है उसके हवाले से बड़ा क्लियरली बताया कि कहाँ से प्रेशर आता है, किस बंदे का प्रेशर था और क्यों था। इस हवाले से जो मौजूदा चेयरमैन पैमरा है उन्होंने किसी प्रेशर का जिक्र नहीं किया। अब बात यह है कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है प्रेशर के तौर, जो प्रेशराइज करते रहे या जो अदारे करते रहे, अब देखना यह है क्या अगली समाअत में उनको बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है। क्या ये प्रेशर का सिलसिला बंद हो सकता है या नहीं। दूसरा ये देखें, जब इस किस्म की सिचुएशन होती है मीडिया के ऊपर अनसीन सी पाबंदियां आती हैं। कहीं पे मीडिया एंकर्स को ऑफ एयर किया जाता है, कहीं जो मीडिया चैनल्स हैं उनको केबल से गायब कर दिया जाता है। ये सारी चीजें ये भी आज कोर्ट के सामने खुली हैं। Exactly. ये भी मैं समझता हूं कि पैमरा का ये वाला जो एक बड़ा मिस्टीरियस सा एक रोल है कि चैनल किस तरह ऑफ एयर होता है उसके हवाले से ना तो कोई तहरीरी तौर पर कोई इसका ऑर्डर होते हैं, ना उसके हवाले से कोई जवाब होता है, लेकिन वो कर दिया जाता है। अब ये सारी चीजें इस धरना केस के अंदर खुल के सामने आएंगी। हम फैजाबाद धरने को डिस्कस कर रहे हैं और अफसार आलम साहब जो हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहे हैं और उन्होंने जब अपने मौजूदा चेयरमैन पैमरा से पूछा कि आपके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के कहा फिर तो आप बड़े खुश नसीब है। अच्छा, ये जो अब एकदम से केमिस्ट्री सामने आ गई, जिसे इन डिटेल आजम चौधरी साहब ने भी बता दिया कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, फिर शख्सियात जो हैं वो किस तरह से असर रखती हैं या इन्वॉल्व होती हैं इदारों में, तो ये तमाम तर कहानी इस हवाले से क्या उन शख्सियात को मौजूद अदालत के सामने लाया जाएगा? और जिस तरह से आज अफसार आलम साहब ने एक स्टेप लिया है या जो बात की है, क्या वो अपने बयान पे कायम रहेंगे या कल को वो या कि ये ना कह दें कि शायद मैं बीमार था और बीमारी की वजह से, सर में दर्द की वजह से मैंने ये बयान दे दिया और आज अपना बयान वापस ले रहा हूँ है? वैसे तो हमारी तारीख इसी तरह भरी पड़ी है ऐसी कहानियों से, ऐसी दास्तानों से। मुझे वैसे एक हैरत होती है पाकिस्तान में कि हमारे जो लोग जब ओहदों पर होते हैं उस वक़्त वो सच नहीं बोलते, उस वक़्त वो सब कुछ कर रहे होते हैं जी। जब वो ओहदों पर नहीं होते, साबुक हो जाते हैं, तो फिर वो सच भी बोलते हैं। मैंने कई फेडरल सेक्रेटरियों को देखा, कई साबुक चेयरमैनों को देखा, कई साबुक आप समझ लें कि जजेस को देखा, साबुक फौजी अफसरान को भी देखा। ये बात चीफ जस्टिस ने भी कही है अपने समाअत के दौरान कि ये उस वक्त सच क्यों नहीं बोल रहे होते। पिछले दिनों एक लाहौर में एक सेमिनार था, तो वो जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर्ड हुए, वो कहने लगे मैं डिप्टी कमिश्नर था, एक जगह ऐसे फसाद हुआ तो वो लड़का मेरे पास आया भी, हिंदू लड़का के सर वो मेरे घर के करीब मंदिर है तो मेरा घर भी जला देंगे, मंदिर भी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए हैं। तो वो उसके बावजूद जला दिया गया। तो मैं बड़ा सोचता रहा, मैंने कहा भाई आप वहाँ डिप्टी कमिश्नर थे तो आप सोचते रहे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज जो आप आज ये स्टोरी बयान कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है हमें बसीयत मजमूई एक तो ये सोचना चाहिए कि जब हम ओहदों पर होते हैं तो हम सच क्यों नहीं बोलते, उस वक़्त हम क्यों हाँ में हाँ मिलाते हैं। अभी जैसे पिछले 1-2 साल से एक तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ है माशरे में, हमारी पुलिस लोगों के घरों में जाती है, छापे मारती है, बच्चों को हरासा करती है, औरतों को हरासा करती है। वो क्या ये अफसरान शामिल नहीं है? ये रिटायर्ड होकर फिर कहेंगे कि वो जी फलां ने हमें कहा था, फलां ने कहा था। आपके अंदर खुद कोई ज़मीर नहीं है, अपने पर्सनली गट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो अभी मजीद
रिमार्क्स चलेंगे और पता चलेगा कि अब क्या मौजूद अदालत जो जिन शख्सियात को नॉमिनेट किया गया है उनको बुलाएंगी नहीं बुलाएंगी, और अफसार आलम साहब क्या स्टैंड करते हैं। अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी साहब ने लगता है शायद हमारी बातें बहुत दिल से सुन ली हैं, क्योंकि हम 2-3 दिन से मुसलसल ये बात कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी कहाँ चले गए हैं। इतनी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं और इन हैपनिंग्स के दौरान आसिफ अली जरदारी का खामोश रहना, आज आ गए मैदान में, उन्होंने कहा खबरदार अपनी अपनी शेरवानियां रखें अपने पास संभाल के, अच्छा वजीर आजम हमारा होगा। जरदारी साहब से पहले मैं साबका टॉपिक पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उस पर बात करूंगा। आप देखिए इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे रोल, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया गया था कोर्ट की जानिब से कि एक्शन ले, ये जो फॉरेन फंडिंग वाला उस पार्टी का। अब इलेक्शन कमीशन ने बजाय उसकी तहकीकात करने के और उसको एक्शन लेने के, जब वो एक पार्टी को सियासी पार्टी बनाया गया तो उसके लिए जो फॉरेन फंडिंग आई थी उसमें इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो 15 लाख रुपए आई, लेकिन एक्शन लेने की बजाय उसको पीनट करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। ये पीनट है, ये बड़ा मुसीका खेज एक उनका मौका था। आगे जो अब आ जाते हैं जरदारी साहब की तरफ। देखें जी, हम तो कई दिनों से ये बहस कर रहे हैं कि जरदारी साहब की खामोशी जो है वो बड़ी मानी खेज है। जब बोलेंगे तो कोई ना कोई नया तूफान बर्पा करेंगे। आज वो बोले हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की नींदें उड़ा दी। उन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। अब मियां नवाज शरीफ कैसे नहीं होंगे, कैसे होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी अब प्रैक्टिकली इन हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब राइट टाइम है। उन्होंने ज़ाहिर है अपनी अपनी सियासत करनी है। उन्होंने अपनी पार्टी को भी फाल कर दिया है और अपनी पार्टी के लोगों को आज ये भी कहा कि वो निकलें, अपने हलकों में जाएं और कैंपेन का सिलसिला शुरू करें। लेकिन अभी भी एक इबाम पाया जाता है, क्या इंतखाबात हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो कौन से टाइम पे हो रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि महीना अपनी मुद्दत पर, महीना नहीं अपनी मुद्दत पर होंगे। भाई हमें ये तो क्लियर करें कि अपनी मुद्दत से मुराद क्या है? मजीद दोबारा से आइन और कानून की वायलेशन करेंगे अब क्या? पहले कौन सी कोई इतनी इज्जत की है जो आप वायलेशन करेंगे? ना करें ना, आप इतनी मासूमाना बातें ना किया करें। अब तो है भी जनरल इलेक्शन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब आसिफ अली जरदारी की पार्टी देखें, एक तो उनको सिंध बचाना है, सिंध बचाना बहुत जरूरी है उनके लिए। वहाँ पे उनके खिलाफ एक मुस्लिम लीग नून और JUI मिलके एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। उधर चली जाऊँ अगर आपकी इजाजत हो? फिर आप कहते हैं टोकती हैं मुझे। अच्छा ये बताइएगा कि अब बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की जा रही है, और फिर वो जैसे भी हम बात कर रहे थे कि रिटायर्ड होने के बाद ही सबके ज़मीर जागते हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब का भी कुछ थोड़ा सा ज़मीर जागा। उन्होंने कहा है कि भाई शहबाज शरीफ को हम जो बताते रहे, शहबाज शरीफ ने तो वो डिलीवर ही नहीं किया, अवाम का ख्याल ही नहीं रखा उसने, और अब वो इस बयानी के साथ अवाम के पास वापस जा रहे हैं, तो अवाम उन्हें काबिल कबूल कर लेगी। और जरदारी साहब कोई सरप्राइज देने वाले हैं, कोई खबर है अंदर की? नहीं, तो जरदारी साहब तो रिटायर्ड नहीं हुए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, जब आप हुकूमत से जाते हैं। अच्छा, जरदारी साहब बड़े कमाल के सियासतदान हैं, जो जिसकी खूबी वो मान लेनी चाहिए। मसलन जब ये मियां नवाज शरीफ का जो पिछला दौर था तो बलोचिस्तान हुकूमत गिराना थी, तो मैंने आसिफ अली जरदारी के करीब ही खड़े एक आदमी से पूछा जो जिसकी ड्यूटी लग रही थी, वो मैंने कहा आपका तो वहाँ एक MPA भी नहीं है, तो आप वहाँ का हुकूमत कैसे ख़त्म करेंगे? तो उन्होंने कहा साईं देखो हुकूमत कैसे ख़त्म होती है। फिर वो गए, फिर उन्होंने हुकूमत ख़त्म कराई, फिर अदम एतमाद कराई वहाँ वज़ीर आला के ख़िलाफ़, और वो कामयाब हो गई, और फिर कदूस जो CM बन गए। तो आसिफ अली जरदारी बासलाहियत आदमी है इस हवाले से। आज उन्होंने ड्राइंग रूम नहीं, वो जलसे में भी देखे ना अच्छी खासी बातें कर लेते हैं। आज जो उन्होंने कहा है ना कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, तो नहीं बनने देंगे। और जो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया ये ठीक तो वहाँ बाप पार्टी के लोग तो नून देखिए करें, कोई इशू नहीं, ये कोई मसला नहीं। आसिफ जरदारी ने देखिए जो रजीम चेंज हुआ उसका सारा क्रेडिट आसिफ जरदारी को जाता है। पहले मैं ब्रेक पर जाऊँ, मुझे इतना बता दें, ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी जेल से मैसेजेस दे रहे हैं कि मेरे साथ डील कर लें, मुझे सुन लें, अब मैं भी डील करना चाहता हूँ। ये किसने आपसे कहा? मैं तो जराए की खबरें दे रही हूँ, मेरी खबरें नहीं है जनाब, मेरे इतने सोर्सेज नहीं है। मैं देखिए चेयरमैन PTI ये नहीं कह रहे, अलबत्ता मेरे इल्म में ये बात है कि उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो वो खुद अच्छा वो अगर पैगाम दें तो वो आपको काबिल कबूल नहीं है, ये कबूल है कि उनसे कोई राब्ता कर रहा है? देखिए राब्ते हालात के तहत किए जाते हैं। वोटर काबू नहीं आ रहा, पाकिस्तान का वोटर जो है
उसका रुख नहीं मुड़ रहा। बड़ी कोशिश की है मुक्तदरा ने, नई सियासी पार्टियां बनाई हैं, उन सियासी पार्टियों को किसी ने मुंह नहीं लगाया। फिर उन्होंने कोशिश की एक पुराने खिलाड़ी को मैदान में उतारने की, उनको भी उनका जलसा इतना कामयाब नहीं हुआ। अब उनके शिकवे आ रहे हैं कि जी पहले मुझे गुलाम साख ने काम नहीं करने दिया, फिर मुशर्रफ ने काम। ये तो शिकवे आप करें किसी से, हुकूमत में भी आप रहे, जायदादें आपकी बने, ठीक है, सल्तनतें आपकी जवाब देंगे। तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, आईपीपी का काम मुस्तकबिल देख रहे हैं जनाब। जरदारी साहब अगर एक्टिव हो गए हैं तो आईपीपी कहाँ स्टैंड करेगी? मैं तो पहले दिन से आईपीपी का कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा। आईपीपी वो गिनती की चंद एक सीटें होंगी जितनी उनको दिलवाई जाएंगी, बस उतना की उनका रोल होगा। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, अगर आप ये समझें कि आईपीपी लोगों के अवाम के वोट लेके आ जाएगी इस असम्बली के अंदर, तो ये मैं समझता हूँ नामुमकिन है, क्योंकि लोटों का अंजाम आपने पहले भी देख लिया, लोटों का अंजाम आगे भी नजर आ रहा है। अच्छा, हाँ, अब आ जाते हैं गुलाम मुस्तफा खोखर साहब की तरफ। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में ये अर्ज कर चुका हूँ, नई पार्टियां बनाना एक बड़ा मुश्किल टास्क है। पार्टी सिर्फ रजिस्टर्ड करवा लेना मुश्किल नहीं है, उस पार्टी को चलाना बहुत एक मुश्किल काम है। तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने जो एक एक्टिविटी शुरू की है वो सिर्फ यही है कि वो एक बयानिया लेके चल रहे हैं अपना एक, वो और शायद खानबासी साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलें जी, मेरे दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसकी रीजन ये है क्योंकि के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी साहब, और शिकवा जवाब शिकवा तो चलता रहेगा और पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी होती रहेंगी। चेंजिंग्स क्या होंगी ये तो वक्तन फवक्तन पता चलता रहेगा, लेकिन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर जानते हैं कि तलाल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अब कुछ बात करते हैं सिविलियन कोर्ट्स के हवाले से, जहां पे बात की जा रही थी कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए या सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स की हिस्ट्री के हवाले से पहले जानते हैं कि फौजी अदालतें जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कायम की गई। और अगर बात की जाती है इन कोर्ट्स की कारकर्दगी के हवाले से, तो आर्मी के हाजिर सर्विस ड्यूटी पर जो अफसरान मौजूद होते हैं वो बतौर जज इस पर अपनी खिदमात को भी सरअंजाम देते हैं। ये अदालतें आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175 के तहत कायम करदा अदालती ढांचे से बाहर रहकर काम करती हैं। अब हमने देखा कि अगर सिविलियन के ट्रायल के हवाले से बात की जा रही थी तो अदालत का एक फ़ैसला सामने आता है, जिसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि क्या ये बादियो नज़र में फ़ैसला तो नहीं किया गया, जल्दबाजी की वजह से क्या ये फ़ैसला सुनाया गया है, या ये ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना सही इकदाम है या गलत इकदाम है, या उजलत में किए गए इस फैसले से मुल्की नेशनल सिक्योरिटी प्लान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, या इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तलाल चौधरी साहब, इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट ये की जा रही है कि क्या मुल्क की मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने कोई उजरत में फ़ैसला तो नहीं सुना दिया, या सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, और ये पाकिस्तान की 75 तारीख में पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ेगा तो जो आपका ट्रैफिक मजिस्ट्रेट है वो उसको सजा देता है या उस पर जुर्माना करता है। अगर आप दहशतगर्दी का कहीं केस बनेगा तो दहशतगर्दी की कोर्ट्स जो हैं वो आम अदालतों से बिल्कुल अलग कानून से ऑपरेट करती हैं। इसी तरह बहुत सारी पाकिस्तान में जो अदालतें और जो कवानीन के तहत ऑपरेट करती हैं। तो अगर कोई कैंट एरिया में या आपको फौजी इंस्टॉलेशंस पे हमला करेगा तो यकीनन वो ट्रायल है वो उस मुताबिक ही होगा। और अगर आप ये कहें कि जिना हाउस को पेट्रोल पंप से अगर आग लगाई जाए तो वो जायज़ है, और अगर कोई खुदकश धमाका या बारूद से उसको आग लगाई जाए तो वो उसका ट्रायल होना चाहिए। तो इसका कोई फर्क नहीं है वहाँ क्या नुकसान हुआ क्या कुछ हुआ। मेरा ख्याल है कि इस फैसला जो है इसमें जो बेंच की कंपोजिशन पहले से हुई थी वहां से ये नजर आ रहा था कि क्या फैसला होगा। अगर इसमें मुल्ज़म पीटीआई होती तो मेरा ख्याल है फिर एक मुख्तलिफ फैसला आता। और पहले बहुत सारे केसेस में ट्रायल होते रहे जब पीटीआई की अपनी हुकूमत थी, सिविलियंस भी ट्रायल होते रहे और वो जो पाकिस्तान में मौजूद है उससे होते रहे। मेरा ख्याल है इसमें जो दोबारा रिव्यू और जो अपील होगी जिसका कि
हक हासिल है किसी हुकूमत को, तो उसमें उम्मीद है कि अदालत जो है इसको इस नज़र से देखेगी कि जिसमें इंसाफ भी हो सके और कम से कम जो पाकिस्तान के कवानीन है उनके मुताबिक जो भी अदालत है या जो अदालतें बन सकती हैं उस पर तो आप सिर्फ ये नहीं कि एक खास जमात को सजा हो रही है तो उसको कालादम करार देंगे। जी अच्छा तलाल साहब, अगर आप बात करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस हवाले से अपनी क्या पॉलिसी रखती है और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से क्या वो स्टैंड करेगी? देखिए, हमारी स्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है कि तो इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे होने चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स पहली दफा वजूद में नहीं आई और पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो इतना बहुत अच्छा नहीं है। पहले भी दहशतगर्दों को सजा देने के लिए स्पेसिफिकली मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई, एक कानून में तरमीम की गई, उसके बाद वो तरमीम अदालत में चैलेंज, अदालत ने उसको जायज़ करार दिया। और यहाँ पर तो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ कंटोनमेंट के अंदर जो फौजी तंसीबात पे जो हमले हैं, इसके बाद तो फिर ये जायज हो जाएंगे कि आप कोई बारूद से अगर आग लगाए या कोई पेट्रोल पंप से लगाए या फिर इस तरह का खेल जो है अगर लोग अपने सियासी मकासद के लिए खेलेंगे तो ये तो फिर किसी गली मोहल्ले में हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो महफूज नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि नून पॉलिसी बड़ी क्लियर है। हम चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए, मगर इंसाफ के साथ साथ ये भी नहीं होना चाहिए कि अदालतें खास किस्म की जमात को जो कि और खास किस्म के जज जो है वो एक जमात पॉलिटिकल जमात को फायदा देने के लिए तमाम कवानीन को रौंद के रखते हैं। ठीक, अच्छा जैसे अभी आपने मेंशन किया कि क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, हमने ये भी देखा है कि पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में जिस तरह से चेंज होती हैं, इट्स कॉल्ड कर्मा, कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि जैसा आप करते हैं वैसा आपके सामने भी आता है, या कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं कि शायद जिसका नुकसान इन फ्यूचर जाके मजीद पार्टीज़ को भी हो सकता है। जिस तरह से अभी मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के हवाले से बात की जा रही है, इन फ्यूचर अगर किसी और पार्टी से कोई और वर्कर या किसी और पार्टी का कोई कायद इस तरह की प्रैक्टिस का मुर्तकिब होता है तो क्या उस वक्त ये फैसला काबिल कबूल किया जाएगा? देखिए, अगर मैंने तो आपको कहा है कि अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेगा तो वो फिर ट्रैफिक मजिस्ट्रेट ही सजा, दहशतगर्दी करेगा तो दहशतगर्दी की कोर्ट में जाएगा। और अगर कोई फौजी तंसीबात को जाके कोई जलाएगा या कोई तो वो कोई भी हो तो एक जैसे कानून होना चाहिए ना। मगर क्योंकि अब एक यहाँ बन गया है, यहाँ पर तो जो पीटीआई का लीडर है अगर उसको किसी तोशा खाना में या साइफर में वो अंदर है तो वहां पर भी एक खास सहूलतें दी जा रही हैं और इस तरह की सहूलतें तो शायद 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती कि देसी मुर्गा भी मिले देसी घी में, आपके पास एक्सरसाइज मशीन भी हो, आपके कमरे भी। साहब, इस मुल्क के साबिक वजीर आज़म भी हैं, वो तो इतना तो पोर्टफोलियो रखते होंगे शायद वो अपने पास। साबिक वजीर आज़म होने का मकसद ये नहीं है कि आप जेल को 5 स्टार होटल बना के तो एंजॉय करते रहें। क्या माजी में से पहले कभी किसी ने रिलीफ नहीं मांगा अपने लिए कि हमें भी जेल में सहूलियात दी जाए? हमें तो बड़ी मुश्किल से रिलीफ भी नहीं मिलता था। साबिक 3 दफा के वजीर आज़म को कि घर से खाना चला जाए या इतना भी रिलीफ नहीं था कि वहाँ कूलर नुमाए केसी, वो कूलर ही होता है कि वो लग सके। और वहाँ तो इसके अलावा मिलने के लिए वो वहाँ पर क्या कहते हैं इसके, उनकी जब सेहत खराब थी तो उनकी सेहत को एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि देखिए उनको वतन से बाहर जाने की इजाजत भी तो दी गई है। यकीनन किसने उसकी रिपोर्ट बनाई थी? इमरान खान ने बनाई थी। इमरान खान ने ये वहाँ लिख कर दिया था उसकी हुकूमत ने कि ये नहीं जाना चाहिए। वो कोई हमने जबरदस्ती तो नहीं उनसे, और अपने उन्होंने हॉस्पिटल से उसे वेरीफाई करवाया था, सारे टेस्ट करवाए थे। बाकी रही बात दूसरे मामले के, मामला ये है कि एक जैसा कानून होना चाहिए और एक जैसा सबको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में वो ट्रीटमेंट जो है वो एक तरह का नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अब बैक टू द पॉइंट आते हैं तलाल साहब। अगर हम बात करते हैं कुछ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तो फिर हम यहाँ पे ये भी सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि मिलिट्री कोर्ट्स में अमूमन ट्रायल ऐसे लोगों के किए जाते हैं कि जो इतने बड़े संगीन लेवल के दहशतगर्द होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सिविलियंस भी इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं। तो आप समझते हैं कि क्या वो लोग जिन्होंने शायद जो किसी गलती के मुर्तकिब हुए हों या उनके लिए किस हवाले से कोई नरम गोशा रखा जाएगा अगर वो अदालत की तरफ रुजू करना चाहते हैं या अपनी सज़ा के खिलाफ, या इन तमाम तर चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो 2 अपीलों का हक तो ऑलरेडी किसी को भी होता है, वो हाई कोर्ट में भी और
कोर्ट में, किसी भी मिलिट्री कोर्ट से सजा के बाद। और उसके बाद दूसरी बात ये है, तो इस तरह तो जो कोई ऐसे जिसको हम कहते हैं जी कि वो तालिबान थे या कोई दहशतगर्द थे, उनको जो सजाएं दी गई हैं वो भी सिविलियंस थे। क्या अब ये कहें जी वो सिविलियंस क्योंकि मदरसे में या वो सिविलियंस पगड़ी पहनते हैं और वो दाढ़ी रखते हैं, उनके लिए कोर्ट्स मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल जायज था, और ये क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, ये क्योंकि पैंट शर्ट पहनते हैं, ये क्योंकि ट्विटर पर इंग्लिश लिखते हैं, तो इन्होंने अगर आग लगा दी है कोर कमांडर हाउस को, या इन्होंने अगर कोई ये काम किया है, तो इनके लिए अलहदा कानून हो। तो मेरा ख्याल है इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों के लिए और मदरसे वालों के लिए कानून एक जैसा ही होना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट भी मुनासिब नहीं है कि आप अब कहें कि क्योंकि जी ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि ये बड़ी एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ये बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी अच्छी गाड़ियां इनके पास, बड़े फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे, तो इनके लिए आग लगाना या इनके लिए तशद्दुद जायज कर दिया जाए। अच्छा, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है, चाहे वो हुकूमत किसी की भी हो या जो भी कोई आने वाला हुक्मरान हो, फिर ये बात सब पे बराबर के लिए अप्लाई की जाती है। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी प्लान जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम से या ना उनके क़याम से कितना मुतासिर हो सकता है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नेशनल एक्शन प्लान है वो देखिए उसमें ऑलरेडी ये तमाम चीज़ों को अदालतों में पहले भी लोग लेकर गए, और वहाँ पर भी हमारी बहुत सारी दीनी जमातों को एतराज़ था उसके चंद चीज़ों पे। मगर मामला ये है कि ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान में पगड़ी पहनने वालों को और तरह ट्रीट करें और पीक कैप पहनने वालों को या जीन्स पहनने वालों को और तरह ट्रीट करें। आप कहेंगे क्योंकि अब हमारी रिश्तेदारी अजीजदारी किसी बड़े आदमी से और हम किसी बड़ी कोठी में रहते हैं और हम बहुत ही एलीट क्लास और इंग्लिश बोलने वाले, इनकलाब लाने वाले हैं, हमारे लिए जायज कर दे हर चीज, तो ये हो सकता है। और बाकी रही बात, क्या आपका क्या ख्याल है कि ये अगर इस तरह वहां पर ट्रायल नहीं होंगे तो फिर तो आप रास्ता खोल देंगे, आइंदा फिर आप किसी को ट्राई नहीं कर सकेंगे, फिर उस कानून को आप खत्म कर दें, फिर उस इंस्टीट्यूशन का वो डिसिप्लिन, फिर उस इंस्टीट्यूशन का वो तकद्दस या उस इंस्टीट्यूशन में जो उससे मुश्किल काम लिए जाते हैं उनको ऐसी जगह पर भेजा जाता है कि जहाँ पर हार्डवेयर क्रिमिनल्स होते हैं जो कि आम अदालतों में ट्रायल ही नहीं हो सकते या आम जगह पे, तो इसी तरह इनका भी हाल है। तो ये मेरा ख्याल है, जैसे आप इतनी डिटेल में बता रहे हैं, फिर मेरे नाजरीन को मुझे ये भी बताइएगा कि सिर्फ आर्मी एरियाज़ के अंदर या उनकी बिल्डिंग्स को हिट करने से ये कानून लागू होगा, या बाकी भी कोई शख्स अगर किसी भी अदालत को, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी अदालत हो या किसी भी इस तरह की कोई सरकारी बिल्डिंग अगर उसे हिट किया जाएगा तो उसके खिलाफ भी इस पर इसी तरह से फैसला किया जाएगा और सजा दी जाएगी? देखिए, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात है कि जो कंटोनमेंट के अंदर जो फौजी तंसीबात या फौजी तंसीबात और जगहों पे और वहां पर कोई जैसे रेड जोन एरिया में कोई चला जाता है, नहीं, आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाई गई, वहां पर 124 दिन धरना दिया गया, वहां पर तो किसी ने इनको नहीं कहा कि क्या कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। इन लोगों ने कौन सा खेल तमाशा पाकिस्तान में बाकी या रेडियो पाकिस्तान का, या मेरा मतलब है इसी तरह बाकी जगहों पे जो इन्होंने आग लगाई है, या इस्लामाबाद में इन्होंने इतनी पुलिस की गाड़ियों को और इतने कई दीगर सिविल तंसीबात को नुकसान पहुंचाया, तो किसी ने इस पे वही कानून लगाया कानून था। तो ये जहां पर आप जुर्म करेंगे, जिस तरह का जुर्म के उसी तरह का कानून अगर पहले से बना हुआ है तो इन पे अब नहीं लगाएंगे तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि फिर आपको उन पगड़ी वालों को, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, तो वो अगर खुदकश धमाका करने वालों को भी फिर ट्रीटमेंट उसी तरह ही करना पड़ेगा जैसे आप इन जीन्स पहनने वालों के साथ करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं ये जो फैसला किया गया या उजलत में किया गया है, या इसको प्रॉपरली आप समझते हैं कि सही मानों में ये फैसला हुआ है, नहीं हुआ? एंड सेकेंडली, जो मुल्जिमान जिनको मिलिट्री कोर्ट से जिन्हें सज़ा दी जाएगी, तो वो दोबारा अपील किस कोर्ट में करेंगे, कहाँ जाके किसके सामने अपील करने का हक रखते हैं? देखिए, 2 अपीलें ऑलरेडी के पास होती है जी, लेकिन वो कहाँ करेंगे अपील? उसी कोर्ट में करेंगे या कहीं और उस जगह पे अपील की जा सकती है? में भी और सुप्रीम कोर्ट में उनको अपना रिव्यू और अपील का हक होता है, और ये किसी भी मिलिट्री ट्राई होने वाले को ये हक होता है, तो ये हक तो उनके पास है। अब वो चाहते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है कि उनके लिए एक खास कानून और उनको पूछा ही ना जाए, यानी वो दुनिया जो करते रहे और वो पिछले
10-15 साल इसी तरह ही उनसे करवाया गया है और वो उन्हें यही महसूस होता है कि वो जो भी करेंगे उन्हें कुछ भुगतना नहीं पड़ता। तो आप समझते हैं वो किसी की गाइडलाइन पे ये कर रहे थे? मतलब उनके पीछे इंस्ट्रक्शंस थी, किसी और की इंस्ट्रक्शंस भी थी? तो देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता कि आपने किसी की ज़हन साजी ना की हो, आपने प्लान ना किया हो। मुझे बताएं कि अचानक से लोग रात में सुबह उठ के एक कोर कमांडर हाउस के सामने जमा हो गए, वहाँ गवर्नर हाउस क्यों नहीं गए, वजीर आला हाउस क्यों नहीं गए, चीफ जस्टिस के घर के सामने क्यों नहीं गए, या किसी और बिल्डिंग के सामने क्यों नहीं गए? ये प्लान ना हो, अगर किसी का कहना ना हो तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल मैं दोबारा आपसे कह दूं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल वर्कर इस तरह ट्राई हो, मगर ये नहीं हो सकता कि कोई पॉलिटिकल वर्कर कोई दाढ़ी रखने वाला, पगड़ी पहनने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला अगर खुदकश धमाका करता है उसके साथ वही सलूक होना चाहिए। और अगर इसी जीन्स पहनने वाला और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला अगर उसी तरह ही पेट्रोल पंप से किसी फौजी तनसीबात पे हमला करता है तो उसके साथ भी कोई कानून। अच्छा तलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम अदलिया के फैसले के हवाले से बात करते हैं, पहले तो आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं कि क्या प्रॉपरली ये फैसला दिया गया, एंड सेकेंडली हमने एक ट्रेंड देखा है कि अगर फैसला आपकी फेवर में आता था तो आपके वर्कर्स खुश होते थे और अगर आपकी फेवर में नहीं आता था तो दोनों तरफ से हमने देखा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो इदारे को मिलकर जो है वो इस तरह से काउंटर किया जा रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन्स चल रही होती थी। ये ट्रेंड फिर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपसे दोबारा कह दूं कि कुछ बेंच और कुछ जज जो है वो टैग हो चुके हैं खास पार्टियों के साथ। उनको चाहिए कि उन पार्टियों का केस ना करें जिसमें वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, ऐसी एलिगेशंस वैसे दूसरी तरफ से भी लगाई जाती हैं कि वो दूसरी तरफ पे भी जो अपोजिशन में लोग बैठते हैं वो भी ये बात करते हैं, तो फिर क्या करेंगे कि नए जज लाए जाएंगे सिस्टम में? ये अब हर जज पे कोई इतराज नहीं उठाता। साकिब निसार के साथ कुछ लोग और उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया है और ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। लोग बेंच बाद में बनता है, लोग फैसला लोगों को पहले पता चल जाता है। ये यहाँ पर ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि अगर वो वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो, इन फ्यूचर पर फैसला सबको कबूल करना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हो चलता है। अपनी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।